हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम निशांत क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का एसएसटी का 10th क्लास का पेपर जो मेजर है उसको हल कर रहे थे। हमने इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन है वो हल कर लिए हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 16वें नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, भारत में संघ की स्थापना क्यों की गई? हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत में संघ की स्थापना क्यों की गई? तो पहला, भारत में जाति, धर्म, वंश, भाषा और क्षेत्र आदि के आधार पर बड़ी विविधताएं मौजूद है। ठीक है ना। भारत में बेटा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बहुत विभिन्नताएं देखी जाती है। सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए संघ की स्थापना की गई। सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया? संघ की स्थापना की गई ताकि सभी के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा, भारत की विशालता और उसकी जनसंख्या के कारण भी संघ की स्थापना की गई। भारत देश जो है बेटा काफी विशाल है और इसकी जनसंख्या भी आपको पता है काफी है। ठीक है ना, अर्थात पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो उन सबको ध्यान में रख करके क्या किया गया? संघ की स्थापना की गई है। तीसरा, भारत की आजादी के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थी। ठीक है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पे भारत में 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्यों की रियासतें बनी हुई थी, जिन्हें मिलाने के लिए संघ की स्थापना की गई ताकि इनको एक करके एक देश का निर्माण किया जा सके। भारतीय संविधान के निर्माता शक्ति का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। जो हमारे संविधान के निर्माता है बेटा, वो शक्ति को एक स्थान पर नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शक्तियों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में। तो उन्होंने इसलिए संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार पंचायती राज पर कैसे नियंत्रण रखती है? 6वां क्वेश्चन है बेटा, सरकार पंचायती राज पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो पंचायती राज पूर्ण रूप से सरकार से स्वतंत्र नहीं है। पंचायती राज जो है बेटा पूर्ण रूप से सरकार से स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार क्या करती है? पंचायती राज पर नियंत्रण रखती है और उन्हें आदेश दे सकती है। राज्य सरकार निम्नलिखित तरीके से पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है। पहला, पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इन संस्थाओं के संगठन, कार्य तथा क्षेत्र का निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाएं नीति निर्माण में स्वतंत्र नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं नीति निर्माण में स्वतंत्र नहीं, मतलब कानून नहीं बना सकती। इन संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्ताव और नीतियों पर सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इन संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्ताव और नीतियों पर किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? सरकार की। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रथम अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रथम अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? सरकार करती है। सरकार तथा उसका अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दे सकता है। सरकार या उसका अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दे सकता है। पांचवा, पंचायती राज संस्थाएं वित्त के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के पास कहीं से पैसा नहीं आता, राज्य सरकार इसको देती है। इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, अतः सरकार इन संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच करने के लिए एक लेखा परीक्षक, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं, ठीक है ना, लेखा परीक्षक को क्या बोलते हैं हम? ऑडिट भेजती है। ठीक है ना बेटा। सरकार डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से पंचायत और पंचायत समिति के बजट पर नियंत्रण रखती है। सरकार जो है बेटा डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से क्या करती है? पंचायत और पंचायत समितियों के बजट पर नियंत्रण रखती है। इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए उपनियमों, बायलॉज, ठीक है ना, को सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसके द्वारा बनाए गए जो नियम है
कानून है उन्हें सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में पंचायती राज संस्थाओं को सरकार निलंबित या भंग कर सकती है। विशेष परिस्थितियों में सरकार क्या कर सकती है? पंचायत राज को भंग कर सकती है या निलंबित कर सकती है, ये इसका अधिकार है। अगला है बेटा, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो भारत के अगर हम बात करें ऋण के औपचारिक स्रोत, तो पहले तो मैं ये बताना चाहिए कि ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक होगा, सहकारी समितियां होंगी, स्वयं सहायता समूह होंगे, इन सबको शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं हम। ठीक है ना, पहला, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी समितियों की संख्या और अधिक बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक बैंक और सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि या बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध हो सके। दूसरा, बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से ग्रामीण निर्धनों को मिलने वाले औपचारिक ऋणों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से ग्रामीण निर्धन मतलब गरीबों को मिलने वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। तीसरा, ग्रामीणों को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीणों को अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सरकार को भी इन स्वयं सहायता समूह की स्थापना में अपना योगदान में वृद्धि करनी चाहिए और सरकार को भी स्वयं सहायता समूह की स्थापना में क्या करना चाहिए? योगदान में वृद्धि करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो इसमें लिखना बेटा, हमारे को लिखना पड़ेगा स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार है ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों तथा महिलाओं को छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करना, उनके ही सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना जिस पर उन्हें बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि पर आपस में चर्चा कर पाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा निबंधात्मक प्रश्न खंड द आ गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है ना, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? राजनीतिक नेता बेटा पृथक निर्वाचन के सवाल पर इसलिए बटे हुए थे क्योंकि इसमें कुछ व्यक्ति तो इसके पक्ष में थे, कुछ संगठन तो और कुछ संगठन इसके विरोध में थे। तो मुस्लिम लीग और दलित समुदाय के व्यक्ति इसके पक्ष में थे जबकि कांग्रेस और हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में थे पृथक निर्वाचन के। ठीक है ना, पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं का बटा हुआ होना भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं में तीव्र मतभेद था। मुस्लिम लीग के नेता और पिछड़े हुए वर्ग के नेता पृथक निर्वाचन के समर्थक थे परंतु हिंदू महासभा और कांग्रेस के नेता इसके विरोध में थे। ठीक है ना, अब क्यों थे ये समर्थक में और क्यों ये विरोध में थे उनके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन मुस्लिम लीग के नेताओं की मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम नेताओं का मानना था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अतः उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बनाई रखी जाए ताकि उनको उनके अधिकार प्राप्त हो सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का वातावरण बना हुआ था। ठीक है ना, असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ था, महसूस कर रहा था।
उनके मुस्लिम नेता भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के क्या थे, वो चिंतित थे। उनको डर था कि बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होने पर, उनको क्या डर था कि बहुसंख्यक हिंदू जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, होने पर उनकी संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाएगी। तो जब बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा तो मुसलमानों की संस्कृति और पहचान क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल आदि मुसलमानों की मांग का नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे, मुसलमानों की मांगों का नेतृत्व कर रहे थे या मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे। अगला देखो बेटा, दलित नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का समर्थन। अनेक दलित नेता पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं का अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे, ठीक है ना। वो क्या चाहते थे, पिछड़े वर्गों के लिए अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे। कांग्रेस के लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मान्यता थी कि उनका सामाजिक पिछड़ापन केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकता है, ठीक है ना। तो दलित वर्ग के नेताओं का क्या मानना था कि सामाजिक पिछड़ापन उनकी राजनीतिक मजबूती के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की। दलितों के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पर बल दिया। कांग्रेस के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचन का विरोध, ठीक है ना। कांग्रेस के नेता इसके विरोधी थे। क्यों थे? कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक थे। वो क्या कहते थे कि राष्ट्रीय एकता होना चाहिए, अगर हम जातियों में बटेंगे तो हम एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम आजाद नहीं हो पाएंगे। वे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को बनाए रखने से विभिन्न समुदायों में ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचेगा। महात्मा गांधी का कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, इससे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी दलितों के एकीकरण की बात कर रहे थे वो क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का विरोध, ठीक है। 1928 में आयोजित किए गए एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था। उन्होंने इस पृथक निर्वाचिका का क्या किया बेटा, विरोध किया। अगला क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बताइए। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। तो सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नवीन पद्धति थी। सत्याग्रह क्या थी, जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति थी जो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी अप्लाई की थी, अपनाया था, ठीक है ना। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है, ठीक है ना बेटा। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों की बात करते हैं हम। सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है, ठीक है ना। दूसरा, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह क्या है, शारीरिक बल नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रतिशोध या दुर्भाग्य की भावना नहीं होती है। यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, उत्पीड़नों के मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यदि आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, आपका उद्देश्य सच्चा है, सत्य है, तो आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह क्या है बेटा, शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही इस आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बात को सत्याग्रह की संज्ञा दी गई। आत्मा ज्ञान युक्त होती है, प्रेम से ओतप्रोत होती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है बेटा, सर्वोच्च धर्म है। चौथा है बेटा, प्रतिशोध की भावना का अभाव। इसमें हमारे को द्वेषता नहीं होती है, हमारे को दुश्मन को डराना धमकाना नहीं होता है,
ठीक है ना। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो जाता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उसकी चेतना, उसको मन को हिला देने वाली बात करनी चाहिए। सत्य की विजय, सत्याग्रह में हमेशा किसकी विजय होती है? सत्य की। सत्याग्रह नहीं, हमेशा ही, चाहे आप जीवन में भी देख लो तो वहां पर हमेशा सत्य की क्या होती है? विजय होती है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है ना। तो राजनीतिक दल अपना कामकाज अच्छी तरीके से करे बेटा, इसके लिए अवसरवादिता पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है ना। पहला क्या होना चाहिए? अवसरवादिता पर प्रतिबंध होना चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक दलों में अवसरवादिता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राजनीतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदल करते रहते हैं। भारत में दल बदल जैसी बुराई रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। ठीक है ना। भारत में दल बदल जैसी बुराई को रोकने के लिए क्या किया गया बेटा? संविधान में संशोधन किया गया, कानून बनाया गया है। ऐसा करने से दल बदल में क्या आई है? कमी आई है। दूसरा है धन शक्ति का बाहुबलियों की शक्ति के प्रभाव को कम करना। वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का तथा अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में सभी व्यक्तियों को अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों और अपनी संपत्ति का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से देना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। इससे राजनीति में अपराधियों की संख्या में कमी अवश्य आएगी, परंतु उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाएं सही है अथवा नहीं, इसकी जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा तो कर दिया गया लेकिन इसके जांच करने की व्यवस्था नहीं की गई है कि ये जो शपथ पत्र दिया गया वो सही है या गलत है, झूठा है। तीसरा बेटा संगठनात्मक चुनाव का नियमित होना। संगठन में जो चुनाव है वो नियमित होना चाहिए। ये देखा गया है कि दल पर कुछ व्यक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से संगठन में चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। अब निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए, अन्यथा उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। दलों के लिए आयकर रिटर्न बनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आंतरिक कार्यशैली व्यवस्था में सुधार यह है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए भी कानून का निर्माण किया गया है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों की सूची प्रकाशित करें, दलीय संविधान का पालन करें, दल में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र अधिकारी को पंच बनाए तथा सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। ठीक है ना। पांचवा, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व। दल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। निर्वाचन में महिलाओं को भी टिकट प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है। छठा है बेटा सरकार द्वारा चुनाव व्यय का वहन करना। चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उसकी सीमा का निर्धारण हो। अच्छी स्थिति तो यह है कि सरकार ही चुनाव के संपूर्ण खर्च की स्वयं व्यवस्था करे। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन प्रदान करे। राजनीतिक दलों पर नियंत्रण की व्यवस्था। क्या बेटा? राजनीतिक दलों पर नियंत्रण की व्यवस्था करना। तो विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीतिक दलों पर स्थानीय प्रभुशाली व्यक्तियों का नियंत्रण हो।
बुद्धिजीवी, दबाव समूह, आंदोलन, मीडिया इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मीडिया राजनीतिक दलों की छवि खराब कर सकता है। मीडिया जो है बेटा राजनीतिक दलों की छवि को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। स्वच्छ छवि वाले लोगों को चुनाव में टिकट देना। 8वां टॉपिक क्या हमारा, जो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति है उन्हें चुनाव में क्या दिया जाए, टिकट दिया जाए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को चुनाव में टिकट न देकर स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को चुनाव में टिकट दे, ताकि अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। अगला देखो बेटा, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला होता है संगठित समूह। पहला क्या होता है, संगठित समूह। राजनीतिक दल व्यक्तियों का संगठित समूह होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, व्यक्तियों का संगठित समूह होता है। किसी दल का निर्माण भी तभी होता है जब सामान्य विचारधारा वाले व्यक्ति एक साथ संगठित हो जाते हैं। जब सामान्य विचारधारा वाले व्यक्ति जब एक साथ संगठित होंगे तो उनके क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाएगा। विचारधाराओं पर आधारित, दूसरा टॉपिक क्या बेटा हमारा, विचारधाराओं पर आधारित। राजनीतिक दलों के पीछे कोई ना कोई विचारधारा अवश्य रहती है। जैसे साम्यवादी दल मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं। विचारधाराओं के आधार पर ही दलों को वामपंथी या दक्षिणपंथी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सत्ता पर प्रभाव स्थापित करना। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता पर अधिकार स्थापित करना होता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने तथा सरकार में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। यह समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ही नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। ये समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाने का काम करते हैं। नेतृत्व, चौथा टॉपिक क्या बेटा, नेतृत्व। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है। यदि दल में कुशल नेतृत्व है तो वह दल अस्तित्व में बना रहता है, अन्यथा वह अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता है बेटा। समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन का प्रदर्शन। पांचवा टॉपिक क्या है, समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन का प्रदर्शन। राजनीतिक दल समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी प्रदर्शित करते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, अतः उसका दृष्टिकोण समाज के उस वर्ग समुदाय की विशेष की तरफ झुका होता है। दल की पहचान उसकी नीतियों तथा उसके सामाजिक आधार पर निर्धारित होती है। राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता। हमारा छठा टॉपिक क्या बेटा, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता। प्रत्येक राजनीतिक दल सदैव राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। विभिन्न हिस्सों में विभाजित विद्वानों ने राजनीतिक दलों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला नेता, दूसरा सक्रिय कार्यकर्ता, तीसरा अनुयायी या समर्थक। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। दिल्ली हमारी राजधानी है, तारापुर महाराष्ट्र में है, परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अजमेर राजस्थान में है, अंकलेश्वर गुजरात में है। ठीक है, दिल्ली स्वयं केंद्र प्रदेश है, तो स्वयं तारापुर महाराष्ट्र में, अजमेर राजस्थान में, अंकलेश्वर गुजरात में। ये देखो आप मैप में, ये रहा दिल्ली, अजमेर, अंकलेश्वर और तारापुर। तारापुरी बोलते हैं और तारापुरा भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये दिल्ली है, ये अजमेर है, ये अंकलेश्वर है और ये तारापुर है। ठीक है, यहाँ तो है दिल्ली, अजमेर, अंकलेश्वर, तारापुर। दिल्ली स्वयं केंद्र प्रदेश है, अजमेर राजस्थान में, अंकलेश्वर गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। अगला देखिए, हजारीबाग, ये झारखंड में है। पारादीप उड़ीसा में है। चेन्नई
तमिलनाडु की राजधानी है, अर्थात तमिलनाडु में। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। नेल्लोर कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये हमारा मैप आता है। हजारीबाग झारखंड में, पारादीप उड़ीसा में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है बेटा। और इसी के साथ हमारा एसएसटी का मेजर पेपर समाप्त होता है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आशा करते हैं कि आपके इन पेपरों की सहायता से बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी, बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप हमारे निशांस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के सभी पेपरों को हल कीजिए। हम 10th के साथ साथ 12th के भी, एग्रीकल्चर के, साइंस के, मैथ के और आर्ट्स के पेपर हमने हमारे वीडियो सॉल्यूशन बना करके डाल रखे हैं। आप उनसे अपने अंकों की प्रतिशत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तब तक आप निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपकी सफलता 100% निश्चित है।